देखिए मृग जैसी आंखों वाली स्त्री के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि एक शब्द क्या होगा, तो आप सातों किसका चयन करेंगे? आप मृग नैनी बताएंगे और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। अगला देखिए सातों, सोने का इसमें से समानार्थी शब्द क्या हो सकता है? तो मैं कहूंगा सोने को क्या हिरण्य कहते हैं, कलत्र कहते हैं, ललाम कहते हैं या रत्नाकर कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है हिरण्य कहा जाता है सातों सोने को। रत्नाकर की अगर बात करते हैं तो ये तो सातों समुद्र का पर्यायवाची है, ये सागर का पर्यायवाची है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, और ललाप का मतलब पता क्या होता है? उत्तम, सबसे बेस्ट है, सबसे श्रेष्ठ है, उसको ललाम कहा जाता है। चलिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि शिगुफा खिलना, इसका मतलब क्या होता है? ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, विलक्षण घटना या घटित होना, है ना। सिफारिश करवाना, काल्पनिक योजनाएं बनाना, बहुत उपद्रव करना, नहीं सातों विलक्षण घटना घटित होने को कहा जाता है सातों शिगुफा खिलना। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहे कि जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है बताइए? तो उसको स्वयंभू कहा जाता है, आपको ध्यान रखने, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। अच्छा, स्वावलंबी किसे कहा जाता है साथियों? अपने भरोसे रहने वाले को स्वावलंबी कहा जाता है। स्वाधीन की अगर बात करते हैं साथियों, जो अपने एक तरीके से जो स्वतंत्र रहता है ना, जो अपने अधीन रहता है या जो स्वतंत्र रहता है उसको स्वाधीन कहा जाता है, ये आप लोग को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। सार्वभौम की अगर बात करें, जो एक तरीके से साथियों यहाँ पर अगर बात करें सार्वभौम, यानी कि जो सब भूमि देशों पर, यानी कि जितनी भी साथियों देशों की भूमि है वहां पर जो होने वाला है उसको सार्वभौम कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो आपको बताना है साथियों यहाँ पर यथेष्ट कैसे लिखा जाता है? मैं कहूंगा ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा, ऐसे कैसे लिखा जाता है साथियों? यथेष्ट होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, कविता रचने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो उसको तो कवित्री कहा जाता है ना, कवित्री कहा जाता है। तो कविता रचने वाले पुरुष को कवि कहेंगे और कविता रचने वाली स्त्री को साथियों क्या कहा जाएगा? कवित्री कहा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए उसके, अच्छा विदुषी शब्द यहाँ पर लिखा है, पता विदुषी किसे कहते हैं? विद्वान स्त्री जो होती है उसको विदुषी कहा जाता है। अगला देखिए साथियों, आदर का विलोम क्या होगा? आदर का विलोम, आदर का विलोम पता क्या होता है? निरादर होता है। निरादर आपके सवाल का जवाब है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको बताना है कौतूहल कैसे लिखा जाता है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं साथियों, जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। उसे फांसी पर उठाया गया था, ये होना चाहिए, या उसे फांसी पर झुलाया गया था, चढ़ाया गया था या लटकाया गया था। तो पता क्या होता है साथियों? उसे फांसी पर लटकाया गया था, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा और आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किनारे का समानार्थी शब्द आपसे पूछा जा रहा है। किनारे को केली कहते हैं, केतु कहते हैं, कुल कहते हैं, कूल कहते हैं। मैं कहूंगा कूल कहा जाता है साथियों किनारे को। आंसर आपका डी हो जाता है। व्यर्थ खर्च करने वाला, यानी कि साथियों व्यर्थ जो खर्च करता है उसको देखिए दो चीजें आप लोग याद रखेंगे। एक शब्द यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे साथियों मितवई और एक अपवई। मितवई किसे कहा जाता है साथियों? मितवई जो कम खर्च करता है उसको मितवई कहा जाता है। लेकिन अपवई किसे कहा जाता है साथियों? जो एक तरीके से अगर बात करें जो व्यर्थ में खर्च करता है ना, उसको साथियों अपवई कहा जाता है। दोनों बातें आप लोगों को याद रखना है। मुझे दुर्घटना की आशंका है, ये होगा मुझे दुर्घटना की इच्छा है, अभिलाषा या आशा है। तो कौन सा शब्द आएगा साथियों? आशंका शब्द आएगा। मुझे दुर्घटना की आशंका ये होगा। देखिए जो का विलोम साथियों अगर आपसे पूछा जाए तो आपको रुग्णता बताना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। निरुष्टा का विलोम क्या हो जाएगा? रुग्णता हो जाएगा। अच्छा, निर्दोष का विलोम क्या होता है साथियों? सा लगा दो। निर्दोष का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? सदोष हो जाएगा। नीरस का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो आपको साथियों सरस बताना है। निर्धारित का क्या हो जाएगा साथियों? छोटा आ लगा दो, अनिर्धारित हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अच्छा रिपीट हो गया। अगला देखिए, विलोम शब्द का सही युग्म इनमें से कौन सा है? ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए कौन सा सही है ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। धरा, पृथ्वी, क्रोध, गुस्सा, आस्तिक, नास्तिक। बिल्कुल साथियों, आस्तिक का विलोम क्या होता है? नास्तिक होता है, और यही आपका बिल्कुल सही, बाकी सारे गलत यहाँ पर साथियों हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि हथेली पर सरसों गाना, इसका मतलब क्या होता है? खेती करना नहीं, असंभव काम को संभव कर देना। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, हथेली पर सरसों गाने का मतलब होता है असंभव काम को संभव कर देना। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, हिरण का समानार्थी आपसे पूछा जा रहा है कि हिरण का समानार्थी क्या हो सकता है, बताइए। हिरण का समानार्थी आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग मुझे यहाँ पर बता दीजिए। देखिए साथियों, अगर मृग की अगर हम बात करते हैं तो मृग ही ये हिरण का समानार्थी शब्द हो जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर गज की अगर बात करें, गज किसे कहते हैं साथियों? हाथी को कहते हैं, हाथी को हस्त भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है युद्ध करने की प्रबल इच्छा। इसके लिए अगर मैं आपसे एक शब्द पूछूं तो आप क्या बताएंगे? तो आपको बताना चाहिए युयुत्सा, यानी कि युद्ध करने की प्रबल इच्छा को साथियों युयुत्सा कहा जाता है। और दुर्जय किसे कहा जाता है? दुर्जय जिस पर विजय पाना कठिन हो उसको दुर्जय कहा जाता है। अजात शत्रु की अगर बात करें, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको अजात शत्रु कहा जाता है, ये आपको याद रखना चाहिए। अपेक्षा का साथियों विलोम क्या हो जाएगा? तो अपेक्षा का विलोम उपेक्षा, और उपेक्षा का विलोम साथियों अपेक्षा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर सापेक्ष का विलोम अगर मैं आपसे कहूं तो निरपेक्ष होता है साथियों। क्या सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? निरपेक्ष हो जाएगा। तो एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती है। एफपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? एक सिंपल सी बात आपसे पूछी जा रही है, तो आपको याद रखना है क्या साथियों? फॉरेन पेमेंट इन्वेस्टमेंट होती है, पेमेंट नहीं होती है, या फॉरेन
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है? मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, एफपीआई की फुल फॉर्म। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के विख्यात विद्वान है? तो किनकी बात चल रही है साथियों? अब्दुल रहीम खाना की बात चल रही है। फारसी, अरबी, तुर्की में तो थे साथियों विद्वान, संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के भी साथियों ये विद्वान थे, इसलिए सही जवाब आपका डी होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आपको ध्यान रखना है। शेविलियर ऑफ द आर्डरे ड्रेस आर्ट्स एट डेज लेटेस्ट सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता का नाम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ साथियों शिवाजी गणेशन इनका नाम है, और ये आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। वही बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार ही होगा साथियों, कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? केसरी की बात चल रही है, या आपको साथियों यहाँ पर याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित जो केसरी पत्र था, ये ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था। आंसर आपका सी होगा। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? तो ये कथन कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? मैं कहूंगा ये बात अनुच्छेद 155 में लिखी हुई है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, किसी जीवन के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों उत्परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? फटाफट मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण अगर है तो खाद्य का एक तरीके से साथियों क्या होगा? खाद्य प्रदूषण होगा। कारखानों से निकला रासायनिक अपवाह है, तो ये भी सातों कारण हो सकता है। आवारा जानवरों द्वारा काटना, अगर आवारा जानवर काटते हैं तो ये न तो खाद्य न जल प्रदूषण का कारण है। वातावरण में मौजूद संक्रामक जीव के द्वारा एक तरीके से कहीं ना कहीं जल प्रदूषण हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी वाला कारण नहीं है, तो यही आपका जवाब हो जाता है। चलिए साथियों, अगले नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि रानी की वाव या क्लीनस स्टेपवेल कौन सी नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो मैं कहूंगा सरस्वती नदी, है ना। कौन सी नदी? तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है क्वींस स्टेपवेल या रानी की वाव। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चंदेला राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था? ये क्वेश्चन साथों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में आएगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथों, चंदेला राजवंश के किस राजा ने? तो यशोवर्मन राजा ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। कहने की दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्रित किया जाता था? तो उस समय साथियों पता, उस समय खराज नाम का कर एकत्रित किया जाता था दिल्ली सल्तनत के दौरान, इसलिए सही जवाब आपका ए हो जाता है। भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, तो कब हुए थे साथियों? तो ये चुनाव मैं कहूंगा ये चुनाव 1945 नहीं 46 में हुए थे, और जुलाई 1946 में हुए थे, ये आपको याद रखना चाहिए। अगला देखिए, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया? करंट अफेयर के क्वेश्चन साथियों अब आप लोग देखिए, मैं कहूंगा अभी हाल फिलहाल में संजय प्रसाद को ही उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, भारत ने किस देश के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक की बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया है? तो आपको यहां पर याद रखना है साथियों, भारत ने म्यांमार देश के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक की बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजय कुमार भल्ला ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, मणिपुर के राज्यपाल बन चुके हैं अजय कुमार भल्ला, सही जवाब आपका भी होगा। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो यहां पर अगर साथियों बात करें कि आपका जवाब क्या हो सकता है, तो आपका जवाब उत्तराखंड हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। उसके बाद देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी 80 के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, इनका नाम डॉक्टर सत्यनारायण सावत है, और ये यूपी 80 के अध्यक्ष बन चुके हैं। अगला देखिए, एसोचैम के महासचिव साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूंगा मनीष सिंघल को ही एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए, किसने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो आपका जवाब साथियों यहां पर क्या हो सकता है? ओम बिरला आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। अगला देखिए, तेंजिंग यांकी ये किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, तो आपका जवाब साथियों फटाफट यहां पर मुझे बता दीजिए। आपका जवाब अरुणाचल प्रदेश अगर है तो बिल्कुल सही, यानी कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है तेंजिंग यांकी, आंसर आपका भी है। उसके बाद देखिए, आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो पता साथियों ये बिहार के, यानी कि आरिफ मोहम्मद खान ये बिहार के 42वें राज्यपाल साथियों बने हैं। ब्लिंकिट ने किस शहर में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर गुरुग्राम हो जाएगा। ब्लिंकिट ने गुरुग्राम शहर में 10 मिनट में सवाल 2 से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, नंबर सीरीज का एक सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि
30 है, 41 है, उसके बाद सातों 57 है, उसके बाद 78 है, उसके बाद 104 है और उसके बाद सातों यहाँ पर 135 है। तो अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है? देखिए अगर हम कोशिश करें, अभी मुझे नहीं पता इसमें क्या सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि भाई अगर 30 से 41 पर जाएंगे तो 11 बढ़ रहा है, 41 से 57 पर जाएंगे तो सातों यहाँ पर 16 बढ़ रहा है, और 57 से 78 पर जाए सातों तो कितना बढ़ रहा है? 21 बढ़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 78 से 104 पर जाते हैं सातों कितना बढ़ रहा है? 26 बढ़ रहा है। और 104 से 135 पर जाते तो यहाँ पर 31 बढ़ रहा है। तो सातों कुछ आपको समझ में आ रहा है? अब 135 में ऐसा क्या बढ़ा दें कि हमें ये आंसर मिल जाए। देखिए यहाँ पर भी 5 का गैप, यहाँ पर भी 5 का गैप, यहाँ पर भी साफ साफ नजर आ रहा है सातों। जब मैं बढ़ा रहा था ना तभी मुझे पता चल गया कि ये तो 5 5 5 का गैप हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी 5 का गैप होगा। तो 31 और 5 कितना होता है? 36 होता है। यानी कि 135 और 36 कितना हो जाएगा? तो साथियों 11 हो जाएगा, और ये आपका 4 और मतलब 7 हो जाएगा, और 71 यानी कि 171 आ जाएगा। अगर 171 ऑप्शन में है तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है, और मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी वाले में 171 है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। यानी कि जैसे आपसे कहा जाए वैसा वैसा आप करते जाइए, मेरे हिसाब से आंसर तक आप लोग बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। तो धीरज जो है ना ये संतोष का इकलौता पुत्र है, तो मैं मान लेता हूं साथियों संतोष की अगर बात करते हैं, संतोष का इकलौता पुत्र कौन है? धीरज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, धीरज हो गया। कह रहे हैं कि और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। यानी कि संतोष की अगर बात करते हैं, संतोष की अगर बात करते हैं ये मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो संतोष महिला है फिर। अच्छा भाई, यानी कि अगर बात करते हैं मेरी, है ना, मेरी माँ ये हो जाएंगे, मेरी माँ की इकलौती पुत्री कौन होगी? संतोष होगी, और संतोष का बेटा कौन होगा? धीरज होगा। आपसे कहा जा रहा है कि मेरी माँ यानी कि ये इनका धीरज के साथ क्या संबंध? यानी कि धीरज क्या कहेगा इनको? धीरज क्या कहेगा भाई साहब? माँ को क्या कहेगा? नानी कहेगा। तो नानी कहाँ पर है? नानी आपका ऑप्शन नंबर सी वाले में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथों, इस टाइप का भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो देख लीजिए साथों कैसे इसका आंसर आ सकता है। देखिए यहाँ पर कहा गया है सातों के सबसे पहले जो है ना वो 28 है, उसके बाद सातों 14 है, उसके बाद फिर से 14 है, और उसके बाद सातों यहाँ पर 21 है, और फिर 42 है, और फिर 105 है। तो आपको ये बताना है कि अगला नंबर यहाँ पर सातों क्या हो सकता है। देखिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाएंगे मेरे हिसाब से आंसर तक आप लोग पहुंच जाएंगे। अच्छा, इसमें अगर बढ़ रहा होता है हिसाब किताब तो हम बता देते, लेकिन 14 से 14 ही हो गया है, फिर 21 हो गया, और फिर 42 हो गया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मुझे नजर आ रही है कि 21 का ये डबल है, यानी कि 2 से गुणा की गई होगी, है ना, 2 से गुणा की गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो मेरे हिसाब से सातों 1 से गुणा की गई होगी। अच्छा, अब इसको जरा देखिए, जैसे कि अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ऐसा तो नहीं इसकी गुणा अब 1.5 से की गई है। यानी कि 14 की गुणा अगर 1.5 से करोगे तो 21 अगर आता है, तो फिर हम देखते हैं 14 की गुणा 1.5 यानी कि 1.5। अभी हम एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो देखिए 14 पंजे आपका 70 हो जाएगा, 14 एकम 14 हो जाएगा, यानी कि 0 आ गया। ये कितना आ जाएगा? ये आपका, अब देखिए एक नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 21 आ जाएगा। और देखिए बिल्कुल साथ, तो 14 में अगर 1.5 से गुणा कराएंगे तो 21 ही आता है। तो यहाँ पर पता किसकी गुणा कराई गई? यहाँ पर गुणा कराई गई होगी। देखिए ये 1 है, यानी कि आधे की गुणा कराई गई होगी, है ना, आधे की गुणा, फिर 1 की गुणा, फिर 1.5 की गुणा, फिर 2 की गुणा, तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ पर 2.5 की गुणा कराई जाएगी, और फिर यहाँ पर साथियों 3 की गुणा कराई जाएगी। तो एक बार 105 में 3 की गुणा कराइए, और देखिए क्या आता है। मैं कहूँगा 315 आता है क्या? 315 कहीं ऑप्शन में है? मैं कहूँगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है मेरे आंसर से पहले, तो उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जो दूसरी संख्या से, पहली संख्या से छठी संख्या 5। क्या लिखा हुआ है साथों? ये यानी कि नंबर्स कुछ होंगे साथों, यहाँ पर टाइपिस्ट टाइप करना भूल गया, कोई बात नहीं। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि उस पासे का चयन करिए जिसे निम्नांकित पत्रक यानी कि शीट को रेखाओं पर मोड़ने पर प्राप्त किया जाता है। बहुत शानदार सवाल है, ये आपके एग्जाम में सवाल साथियों आएगा। यानी कि अगर ये खुला पासा है, ये खुला पासा है, इसको अगर हम मोड़ते हैं तो क्या ऐसा पासा बनेगा? ए वाला, बी वाले की तरह, सी वाले की तरह, या डी वाले की तरह? देख सकते हैं, देखिए साथियों, जैसे कि यहाँ पर 5 है तो 5 के विपरीत 9 है। यानी कि अगर 5 आपको दिख रहा है तो यहाँ कहीं 9 आपको नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब देखिए ये 8 है, 8 के विपरीत 4 है, तो अगर ये आपका 8 है तो 4 नहीं दिखना चाहिए, या 4 है तो 8 नहीं दिखना चाहिए। बिल्कुल 4 है तो 8 हमें नहीं दिख रहा है। 6 का विपरीत 2 हो जाएगा, तो 2 है तो 6 नहीं दिखना चाहिए। यानी कि ये वाला पासा बन सकता है, मैं इतना कह सकता हूं। उसके बाद इसको देख लीजिए साथियों आप लोग, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है साथियों, देखिए 4 का विपरीत 8 है, नहीं दिख रहा है। 6 की अगर बात करें, 6 का विपरीत 2 है, नहीं दिख रहा है। 5 का विपरीत साथियों 9 है, नहीं दिख रहा है। यानी कि ये वाला भी पासा बन जाएगा, ये वाला पासा भी बन जाएगा। इसको देखिए 2 का विपरीत साथियों यहाँ पर 6 है, नहीं दिख रहा है। 8 का विपरीत यहाँ पर 4 नहीं दिख रहा है। 9 का विपरीत यहाँ पर साथियों क्या है? 9 का विपरीत यहाँ पर 5 है, नहीं दिख रहा है। यानी कि ये वाला पासा भी बन जाएगा। अगर बात करते हैं इस वाले पासे की, देखिए 8 का विपरीत 4 है, 8 का विपरीत 4 हमें दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा नहीं बन सकता है। तो मेरे हिसाब से ये यहाँ पर होगा क्या? अच्छा, मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है कौन सा पासा? देखिए अगर यहाँ पर होता कौन सा पासा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, तो फिर आपका आंसर डी हो जाता। तो मेरे हिसाब से यही होगा, यानी कि डी वाला पासा नहीं बन सकता है, बाकी तीनों बन सकते हैं। तो इसलिए सही जवाब आपका
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चाकू का जो संबंध पकाने से है वही संबंध चाकू का बनाने से है। अच्छा सॉरी, चूल्हे का जो संबंध पकाने से है वही संबंध चाकू का किससे है? तो चूल्हा सब्जी वगैरह सारी चीजें साथियों बनाता है, चाकू काटने के काम आता है, तो काटना कहां पर लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कथन और निष्कर्ष वाला सवाल यहाँ पर आ चुका है। बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों, इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिए। आपसे कहा जा रहा है कि सभी केयर टेकर कुशल हैं, तो सभी केयर टेकर कुशल है। मान लीजिए साथियों ये क्या हो गई? ये केयर टेकर हो गई, और सभी के सभी केयर टेकर क्या हो गई? कुशल होंगे, तो सभी केयर टेकर हमने यहाँ पर कुशल मान ली। कह रहे कि कुछ कुशल वकील हैं, तो मान लेते इतने कुशल क्या हो गए साथियों? इतने कुशल हमने वकील मान लिए। और फिर कह रहे कि सभी कुशल, सभी के सभी कुशल कौन है साथियों? सभी के सभी कुशल यहाँ पर चित्रकार हो गए। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। कहा जा रहा है कि कुछ चित्रकार वकील हैं, है ना, कुछ चित्रकार वकील हैं। बिल्कुल साथियों, इतने चित्रकार वकील हो जाएंगे, बात बिल्कुल सही। कोई भी चित्रकार वकील नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कथन में पॉजिटिव है, कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं आ सकता, नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ये आपका जवाब हो जाएगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। चलिए साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूं। देखिए हाँ, आपसे यहां पर कहा जा रहा है साथियों, कहने के दिए गए वेन आरेख में नीले नेत्र वाले लोगों को दर्शाता है क्या? वर्ग, यानी कि अगर वर्ग इसकी अगर बात करते हैं तो ये नीले नेत्रों वाले को दर्शाता है। त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं साथियों, ये 6 उंगलियों वाले को, क्या 6 उंगली वाले को, है ना, अगर बात करते हैं साथियों क्या 6 उंगली वालों को दर्शाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वृत्त की अगर बात करिए डिंपल वाले लोगों को दर्शाता है। वृत्त की अगर बात करें ये साथियों डिंपल वाले लोगों को यहाँ पर दर्शाता है, जिन लोगों की 6 उंगलियां हैं और नीले नेत्र हैं। अच्छा भाई, जिन लोगों की 6 उंगलियां हैं, यानी कि ये वाले, है ना, ये वाले, और जिन लोगों की 6 उंगलियां हैं और नीले नेत्र हैं, है ना, नीले नेत्र हैं, यानी कि साथियों ये नीले नेत्र हैं, लेकिन पर डिंपल नहीं है, यानी कि डिंपल नहीं होना चाहिए, है ना। उनकी संख्या अगर ए है, ठीक है, उनकी संख्या सबसे पहले तो निकाल तो लीजिए कि उनकी संख्या आखिर है कितनी। तो उनकी संख्या मैं कहूंगा सातों 28, यानी कि 6 उंगली वाला 28 एक ऐसा नंबर है जो 6 उंगली के अंतर्गत आ रहा है और नीले वाले के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन ये डिंपल वालों के अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो ठीक है, उनकी संख्या ए, यानी कि ए बराबर 28 है। यदि 6 उंगलियों वाले लोगों, ठीक है, यदि 6 उंगलियों वाले लोगों जिनके डिंपल है, अच्छा अब डिंपल की बात कर दी गई है पर नीले नेत्र नहीं है, तो मैं कहूंगा उनकी संख्या साथियों 15 है। कितनी है साथियों उनकी संख्या? उनकी संख्या 15 है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा साथियों? 15 हो जाएगा। और तो ए और बी का योगफल आपसे पूछा गया, यानी कि 28 और 15 कितना हो जाएगा? मैं कहूंगा साथियों 43 हो जाएगा। तो 43 आपका जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। देखिए दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का आपको चयन करना है जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए सबसे पहले 38 है, उसके बाद 120 है, उसके बाद 366 आ गया है, और उसके बाद कौन सा नंबर यहाँ पर हो सकता है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो 38 से कितना बड़ा है और फिर 120 से यहाँ पर कितना बड़ा है, तो मेरे हिसाब से साथ तो ऐसा होना चाहिए जैसे कि 38 की गुणा किससे करें कि 120 के आसपास आ जाए। देखिए अगर हम 38 की गुणा 3 से मान लीजिए करते हैं तो देखिए जरा कितना आता है, 8 3 आपका 24 हो जाएगा, 3 3 9 और 11 हो जाएगा, तो उसके पास है। यानी कि अगर हम इसमें साथों क्या सिर्फ और सिर्फ 6 जोड़ देते तो ये 120 बन जाता है। उसी प्रकार अगर हम इसकी भी गुणा साथों 3 से करें तो कितना हो जाएगा, 12 3 आपका 36, यानी कि 360 हो जाएगा। और इसमें भी अगर हम 6 जोड़ दें, जैसे इसमें 6 जोड़ा है वैसे इसमें भी 6 जोड़ दें तो 360 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 366 हो जाएगा। यानी कि इसमें भी हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी और 6 जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो साथों इसमें 3 से आप लोग गुणा करिए, 3 छंग आपका 18 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, और एक आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 3 3 9 और एक आपका 10 हो जाएगा, यानी कि 1098 साथियों यहाँ पर आ जाएगा। और 1098, अच्छा 6 भी तो जोड़ना है साथियों, तो जब 6 जोड़ोगे ना तो साथियों 1104 हो जाएगी, यानी कि 1104 कहीं पर लिखा होगा, कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक अलग है, तो बस वही अलग वाले को आपको बताना है। देखिए GHE BJP LUX OW, अब एक और भी होना चाहिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है साथ। देखिए अगर यहाँ पर देखिए सबसे पहला अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए और ऐसे ऑप्शन दिए जाए तो आप ये देखिएगा कि किसमें वॉवेल है किसमें कॉन्सोनेंट है। देखिए इसमें अगर बात करते हैं एक हमें वॉवेल दिख रहा है ना, इसमें अगर बात करें हमें कोई वॉवेल नहीं दिख रहा है, इसमें भी हमें एक वॉवेल दिख रहा है, देखिए ये वाला, इसमें ये वाला, और इसमें अगर बात करें इसमें भी हमें एक वॉवेल दिख रहा है, यानी कि सबसे अलग जो होगा ये होगा। क्यों? क्योंकि BJP इसमें सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, कोई भी वॉवेल नहीं है, जबकि तीनों ऑप्शन में एक एक वॉवेल था। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपसे कहा जा रहा है कि 9 मित्र हैं ABCDEFGH और I, ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है, एक पंक्ति बना लेते हैं साथ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 लोग यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि उत्तर की उम्र मुंह करके बैठे, ठीक है, इन सभी का मुंह या ऊपर की तरफ है, उत्तर की तरफ है। कहा जा रहा है कि AH के बाएं दूसरा है, अच्छा भैया AH के बाएं दूसरा है,
एच बी के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो इसको देख लीजिए क्योंकि हमें एच यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है। तो एच को आप कहीं पर भी साथों बैठाने की कोशिश करिए। मान लीजिए एच को हमने यहीं पर बैठा दिया बीचों बीच में। एच के बाएं दूसरे स्थान पर ए है, यानी कि 1 2, यानी कि ए यहाँ पर आ जाएगा, बाएं यही तो होगा, दाएं ये होगा। और कह रहे हैं कि बी के बाएं दूसरे स्थान पर एच है, तो मेरे हिसाब से साथों बी आपका यहाँ पर आ जाएगा, है ना। बी के बाएं अच्छा दूसरे स्थान पर, बी के बाएं दूसरे स्थान पर साथों एच है। बी के बाएं दूसरे स्थान पर साथों क्या हो गया, एच हो गया, कोई बात नहीं। चलिए उसके बाद अगर बात करें कि बी पंक्ति के एक छोर पर, यानी कि बी या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा। अब एक बात साथों समझ लीजिए, चलिए वो मैं आपको भी बताऊंगा। ए और एच के बीच में एफ है, तो ए और एच के बीच में देखिए, ए और एच के बीच में क्या है, एफ है, यानी कि एफ साथों यहाँ पर आ जाएगा। ये बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद कहने के आई और सी के बीच में डी है, तो आई और सी के बीच में डी हम कहाँ पर बनाए, आई और सी के बीच में डी। रुक जाइए, ई के दाएं तीसरे स्थान पर सी है, ई के दाएं तीसरे स्थान पर सी है, ये भी अभी रुक जाइए। अब देखिए साथों यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर ए एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, ए एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, बी के बाएं दूसरे स्थान पर एच है, ठीक है, ये भी हो गया है। बी पंक्ति के एक छोर पर, बी पंक्ति के एक छोर पर, अच्छा, बी पंक्ति के एक छोर पर है, तो एक काम करिए साथों, इसमें 2 हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बी पंक्ति के इस छोर पर है, इस छोर पर नहीं है। और इधर साथों हम 2 नंबर बढ़ा लेंगे, है ना, यही तो होता है। चलिए उसके बाद देखिए, बी पंक्ति के एक छोर पर है, ए और एच के बीच में एफ है, तो ए और एच के बीच में साथों एफ हो गया, ये भी। आई और सी के बीच में डी है, तो इसको आप साथों थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिए। ई के दाएं तीसरे स्थान पर साथों सी है। चलिए अब देखिए, अगर साथों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, अगर हम साथियों ई को हम यहाँ पर बैठालते हैं, तो ई के दाएं तीसरे स्थान पर सी आएगा, 1 2 3 सी साथियों, फिर यहाँ पर आ पाएगा। और यहाँ पर कह रहे कि आई और सी के बीच में डी है, तो आई यहाँ पर आ जाएगा, आई और सी के बीच में कौन है, डी है, तो डी यहाँ पर आ जाएगा। बचा एक है, कौन बचा है साथियों, जी बचा है, तो जी आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको ये देखना है सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि पंक्ति के बीच में कौन है, पंक्ति के बीच में कौन है साथियों, पंक्ति के बीच में ए है, तो ए आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। 4 इधर, पंक्ति के बीच में बचा ए, तो ए कौन से ऑप्शन में, ए आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 5 मित्र एक लाइन में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं, ठीक है। तो 5 मित्र हैं साथियों, बना लेते हैं। 5 मित्र हो गए, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5 लोग यहाँ पर हो गए। कह रहे कि उत्तर दिशा, ये लोग भी साथियों उत्तर दिशा की ओर ही यहाँ पर देख रहे हैं। कह रहे कि लाइन में दोनों छोरों पर वकील और जज खड़े, यानी कि लाइन में दोनों छोरों पर, यहाँ पर और यहाँ पर वकील या जज हो सकते हैं। कह रहे कि वैज्ञानिक ठीक शिक्षक के दाईं ओर पड़ोस में खड़ा हुआ है, ठीक है। कह रहे कि फार्मासिस्ट जज के बाईं ओर खड़ा। अब देखिए यहाँ पर एक बात कही गई थी कि जज और वकील दोनों छोर पर हैं, और जज के बाईं ओर खड़ा है कौन, फार्मासिस्ट। तो मेरे हिसाब से तो जज यहाँ पर आएगा, क्यों, क्योंकि जज का बायां ये होता है। अगर जज को यहाँ पर बैठा लोगे तो फिर बायां इधर कैसे ले जाओगे। तो एक बात हमें क्लियर हो गई कि वकील और जज छोरों पर खड़े हैं, तो जज जब इधर खड़ा किया है तो वकील जाहिर सी बात है साथियों इधर को ही खड़ा होगा। अब आप ढूंढिए वकील या जज को। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया था, वैज्ञानिक ठीक शिक्षक के दाईं ओर पड़ोस में खड़ा, इसको स्किप करिए। जज के बाईं ओर फार्मासिस्ट है, तो जज के बाईं ओर कौन है साथियों, फार्मासिस्ट है। यानी कि शिक्षक ठीक वकील और वैज्ञानिक के बीच में खड़ा। देखिए वकील और वैज्ञानिक के बीच में कौन शिक्षक है, तो वकील और वैज्ञानिक के बीच में कौन हो जाएगा साथियों, शिक्षक हो जाएगा। तो 5 लोग थे, 5 को आपने बैठा दिया, वकील, शिक्षक, वैज्ञानिक, फार्मासिस्ट और जज। सवाल पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक किस स्थान पर खड़ा है, तो वैज्ञानिक किस स्थान पर खड़ा है आपसे पूछा जा रहा है साथियों, है ना। 5 में पर तो नहीं है, पहले पर भी नहीं है साथियों, तीसरे स्थान पर। देखिए 1 2 3, तो वैज्ञानिक तीसरे स्थान पर है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले नंबर का सवाल साथियों आप लोग देख लीजिए और बता दीजिए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर नीरज ने एक महिला की ओर तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, यानी कि नीरज की अगर हम बात करते हैं तो नीरज एक महिला की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि वो मेरे, यानी नीरज कह रहा है वो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। देखिए दादाजी के इकलौते पुत्र कौन होंगे, नीरज के पिताजी होंगे। तो इकलौते पुत्र यानी कि पिताजी के की पुत्री है ना, पिताजी की पुत्री, यानी कि ये जो है ना, तो ये नीरज के पिताजी की पुत्री, यानी कि ये तो नीरज की कौन हो जाएंगी, नीरज की बहन हो जाएंगी, है ना। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि तस्वीर में दिखने वाली महिला, यानी कि ये महिला, नीरज का संबंध क्या है। नीरज क्या कहेगा इस महिला को, नीरज कहेगा बहन, है ना। तस्वीर में दिखने वाली महिला के साथ, अच्छा अब यहाँ पर देखिए चेंज हो गया। अगर यहाँ पर आता तस्वीर में दिखने वाली महिला से नीरज का क्या संबंध, तो अगर से आ जाता यहाँ पर ध्यान दीजिए तो हम देखते कि ये नीरज क्या कहेगा महिला को। लेकिन यहाँ पर आया है कि तस्वीर में दिखने वाली महिला के साथ के आ गया है, तो आपको देखना है साथियों कि महिला क्या कहेगी नीरज को। तो महिला क्या कहेगी नीरज को, महिला भाई कहेगी, भाई कहेगी तो भाई आपका जवाब हो जाएगा। बस यहाँ पर से मामला थोड़ा बिगड़ जाता है। और पहली बात तो आप पहचान जाते कि अगर भाई बहन नहीं है तो भाई है, तो भाई ऑप्शन में लगा देंगे, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता तो भाई बहन का हो गया है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नंबर सीरीज का सवाल सातों क्वेश्चन आ रहे हैं। 105 है, उसके बाद 102 है, उसके बाद 96 है,
ठीक है ना, और उसके बाद सातों 87 है और उसके बाद 75 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए ये घटते क्रम में है, तो मैं कहूंगा सबसे पहले 3 घटा दिया गया, फिर 6 घटा दिया गया, फिर इसमें कितना घटा दिया गया, 9 घटा दिया गया, ठीक है ना। 87 से 75 हुआ है सातों, फिर आपका यहाँ पर 12 घटा दिया गया। तो यहाँ पर कितना, ये तो 3 का पहाड़ा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 3 3 चौको 12, 3 5 15। तो 75 में से 15 घटाया जाएगा, मैं कहूंगा 60 आएगा। 60 कहाँ पर है, 60 आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसको थोड़ा देखिए अच्छे तरीके से और आप लोग मुझे बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए साथियों, बड़ा मैंने कर दिया है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर साथियों बात करें, जैसे कि एक कागज की मान लीजिए आकृति ऐसे थी, इसको यहाँ से हमने फोल्ड किया और ये वाला पार्ट इसके ऊपर ले आए, कहिए ले आए। उसके बाद साथियों अब आपके पास एक ऐसी आकृति आ गई, इसको हमने यहाँ से फोल्ड किया और ये वाला पार्ट इसके ऊपर ले आए। अब आपके सामने एक ऐसी चौकोर आकृति आ गई, आयताकार। आपने यहाँ पर सर्किल किया, होल किया, आपने ट्रायंगल टाइप का साथ होल किया, आपने रेक्टेंगल टाइप का होल किया। जब आप इसकी परतें खोलेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, बस इतनी सी बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। जब ये आप चीज खोलोगे तो मेरे हिसाब से साथों ये ट्रायंगल कुछ इस टाइप का होगा और यहाँ पर एक रेक्टेंगल टाइप का होगा और यहाँ पर साथों एक सर्किल होगा। सेम टू सेम ये चीजें यहाँ पर भी होंगी, सर्किल इधर सर्किल इधर। ट्रायंगल की अगर बात करें, ट्रायंगल ऐसे, और साथों यहाँ पर अगर बात करें ट्रायंगल ऐसे, है ना, और रेक्टेंगल ऐसे, रेक्टेंगल ऐसे। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये तो भाई साहब हो ही नहीं सकता, सर्किल साइड में कर दिया गया है ना। यहाँ पर 4 नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पर 4 है, ये है, ये है। देखिए ये थोड़ा ये ऊपर है, ये नीचे है, मिडिल में होना चाहिए जैसे यहाँ पर है। तो मैं कहूँगा यही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर साथू क्या हो सकता है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और मतलब 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और दूसरी ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यानी कि एक चाल है किलोमीटर प्रति घंटा और एक चाल है मीटर प्रति सेकंड। पहली ट्रेन की चाल का दूसरी ट्रेन की चाल से अनुपात क्या होगा। देखिए या तो आप साथों देखिए जब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लीजिए, या जब ये मीटर प्रति सेकंड में चाल है तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में ही बदल लीजिए। तो यहाँ पर अगर बात करें, अगर कोई भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। इसी का उल्टा अगर मीटर प्रति सेकंड में कोई चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो इसका उल्टा 18/5 इसकी गुणा कर देते हैं। तो हमने इसको अभी लिया है, ठीक है ना। चाल ये हो गई और ये दूसरी ट्रेन की चाल क्या है साथों, 25 मीटर प्रति सेकंड है। तो 18 पंजे 90, 18 छंग 108 हो जाएगा, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि 30:25 आ जाएगा। और कट करोगे 5 छंग और 5 पंजे, यानी कि दोनों ट्रेनों के चालों का अनुपात 6:5 है। तो 6:5। एक दुकानदार 320 रुपए प्रति किलोग्राम और 240 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाली चाय को 2 किस्मों के अनुपात में मिलाता है, यानी कि 9:11 के अनुपात में मिलाता है। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है साथियों। इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में जरूर आएगा साथियों। यानी कि यदि वो इस मिश्रण को 325 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है तो उसका प्रतिशत लाभ, यानी कि उसको कितना प्रतिशत लाभ होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि दुकानदार के पास जो है ना ये चाय की 2 किस्में हैं, एक जो है वो 320 रुपए किलो है और एक 240 रुपए प्रति किलोग्राम है। इनको यानी कि अगर इस वाली चाय का वो 9 हिस्सा लेता है और इसका 11 हिस्सा लेता है, दोनों को मिलाकर वो इस रेट में बेच देता है तो उसका लाभ क्या होगा। इसको निकालने के लिए साथों आपको कुछ नहीं करना है, नई मिश्रित चाय की कीमत आपको निकाल देना है। जो नई मिश्रित चाय कैसे निकालोगे साथों, 320 ये वाला रेट, ये किस अनुपात में मिलाया है 9, तो 9 से आप क्या कर देंगे साथों, गुणा कर देंगे, प्लस लगा देंगे, फिर 240 लिख देंगे। 240 गुणा क्या कर देंगे, क्योंकि ये 11 के अनुपात मिला है तो 11 से गुणा कर देंगे, बटे आपके सामने क्या आ जाएगा 9 + 11, यानी कि पूरा अनुपात जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 9 गुणा 320 से कराइए 0 आ जाएगा, 9 दूना आपका 18 हो जाएगा, 9 3 27 और 1 आपका 28 हो जाएगा, प्लस आपका कर दीजिए 24 की गुणा 11 से कर दीजिए तो साथ 24 और 24 ऐसे आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा कितना 2640 आ जाएगा। तो ये 2640 आ जाएगा, ठीक है 2640 हमने यहाँ पर लिख दिया और 9 और 11 कितना हो जाएगा साथियों 20 हो जाएगा। इसको थोड़ा आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर निकाल दीजिए। देखिए 0 0 0 हो जाएगा, 4 और 8 यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 14 और 1 आपका 15 हो जाएगा और ये आपका साथियों यहाँ पर 55 हो जाएगा, बटे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। आपके सामने कितना आया है साथियों, आपके सामने 276 आया है। यानी कि अगर हम बात करते हैं साथियों, जो चाय की कीमत सातों निकल कर आई है वो 276 निकल कर आई है, लेकिन ये 325 रुपए 0.68 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, यानी कि ये कीमत है चाय की और इतने में बेचता है। तो देखिए कितना प्रॉफिट उसको हुआ है। तो 325 में से 276 को घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा साथियों कितना प्रॉफिट हुआ है। देख लेते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है, 276 यहाँ पर आपका साथियों आ जाएगा। ये आपका 8 आ गया, ये आपका 6 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा, 15 में से 6 जाएगा, यहाँ पर साथियों 9 बचेगा
और ये आपका 31 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों आपका प्रॉफिट कितना निकल कर आया है, आपका प्रॉफिट 49 रुपए निकल कर आया है, 49.68 निकल कर आया है। इसको प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से साथियों गुणा कर देंगे और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका ये वाला मूल आ जाएगा, क्योंकि इससे ही बड़ा है 276 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, पॉइंट हटाएंगे ना तो 2 जीरो नीचे आएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको आप क्या करा लीजिए, कैलकुलेट साथियों करा लीजिए, 2 से कट करिए। देखिए 2 कम 2, 2 3 6, 2 8 16 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 तो कम है, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 चौक 8 आ गया। फिर से कट कर दीजिए, 2 छंग 12, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौक और 2 दूना। अब इसको फिर से साथियों कैलकुलेट करा दीजिए, 1242 है और नीचे क्या है, नीचे आपका यहाँ पर 69 है। ठीक है, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, ये तो नहीं कट रहा है, अच्छा हाँ कट रहा है, 3 चौक आपका 12। ठीक है ना। अब साथियों इसको आप एक बार कैसे कर लेंगे, एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों कितना है, 414 है, 414 है और इधर कितना है, 23 है, 23 से भाग करिए साथियों, तो 23 एकम यहाँ पर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कितना बचे, 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा, 3 में से 1 बचेगा, ये 4 आ जाएगा। 23 की गुणा किससे कराएं साथियों, देखिए 23 की गुणा अगर 10 से कराते 230 आता है, अगर 23 की गुणा 8 से कराएं तो कितना आएगा, 8 3 आपका 24 हो जाएगा, 8 दूना 16, 17 18, 184 बिल्कुल साथियों। यानी कि 23 अट्ठे कितना होता है, 184 होता है, तो कुल मिला के 18 आएगा यहाँ पर। इसको कट करेंगे तो 18 आएगा, यानी कि 18% का कितना साथियों, 18% का यहाँ पर जो होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। और 18% का प्रॉफिट कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। ये कॉन्सेप्ट साथियों बहुत शानदार था, इसलिए बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को मैं कहूँगा एक बार और आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये सवाल की अगर बात करें, आपसे कहा जा रहा है कि विपरीत दिशा में समानांतर पटरियों पर 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 2 रेलगाड़ियां हैं। ठीक है, 2 रेलगाड़ियां हैं, यानी कि मान लेते एक रेलगाड़ी ऐसे इस तरफ जा रही और दूसरी रेलगाड़ी इस तरफ, मतलब दोनों मिलेंगी। तो कहने के दोनों रेलगाड़ियां 27 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 350 मीटर हो तो दूसरी रेलगाड़ी की और दूसरी रेलगाड़ी की क्या पूछा जा रहा है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है ना, इतनी से साथों बात है, कोई दिक्कत। ये मेरे ख्याल से क्या है, ये कुछ नहीं है। चलिए तो अब यहाँ पर साथियों अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए अगर यहाँ पर कभी भी आपसे कहा जाए कि भाई साहब 2 ट्रेन है, एक की चाल ये एक की चाल, और दोनों जो है विपरीत दिशाओं में चल रही है ना, विपरीत दिशा में चल रही है, तो चालें जो होंगी ना साथियों वो दोनों जुड़ जाएंगी। यानी कि एक चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, एक चाल है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, टोटल कितनी हो जाएंगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपकी क्या आ गई, चाल आ गई। अच्छा यहाँ पर आपको साथियों और क्या दे रखा है, और आपको समय भी दे रखा है। क्या दे रखा है साथियों, यहाँ पर अगर बात करें आपको समय भी दे रखा है साथियों। समय कितना है, 27 सेकंड का समय। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 27 सेकंड का आपको यहाँ पर समय भी मिल गया। चलिए अच्छा एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ट्रेन है और एक ट्रेन की लंबाई दी गई है और दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछी जा रही है। तो दूरी पता हम क्या मान लेंगे, दूरी हम मान लेंगे दोनों ट्रेनों की कुल लंबाई। एक ट्रेन की लंबाई 350 है प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई हम टी मान लेते हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है क्लियर है। अब देखिए अब वही लगा दिए, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी कितनी है, 350 प्लस टी, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा आपका, चाल कितनी है और समय कितना है, चाल आपकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय की अगर बात करें साथियों 27 है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक काम करिए साथियों, ये मीटर में है ना, चाल हमें यहाँ पर भी मीटर में निकालनी है, ये सेकंड में सही है, लेकिन ये जो दोनों 100 किलोमीटर है ना, तो ये 100 किलोमीटर मैं कहूँगा साथियों इसको भी चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, तो 27 समय हो जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा इसको अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 18/5 से इसकी गुणा करा देंगे, निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। 18/5 से नहीं बल्कि 5/18 से, क्यों, क्योंकि 18/5 से हम गुणा तब कराते जब मीटर प्रति सेकंड में चाल दी हुई होती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको कैलकुलेट कराइए, देखिए 3 निम 27, 3 छंग 18 हो जाएगा, है ना, 3 दूना 6 और 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 50 आ जाएगा। यानी कि साथियों कितना आ जाएगा, 350 प्लस टी बराबर कितना आ जाएगा साथियों, ये आपका कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 15 और मैं कहूँगा 250 यहाँ पर आ जाएगा 5 से गुणा करके। टी बराबर कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर कोई मिस्टेक तो साथियों उससे नहीं होगी, देखिए जरा एक बार चेक करा लेते हैं दोबारा से। यहाँ पर 27 और गुणा यहाँ पर कितना था साथियों, 100 था और 5/18 था, है ना, क्योंकि कुछ मिस्टेक यहाँ पर मुझे लग रही है। कोई दिक्कत नहीं, हम ट्राई कर लेते हैं एक बार फिर से, इसको मैं हटा देता हूँ साथियों, मैं इसको दोबारा से लिखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गई। देखिए क्या क्या था, ये दूरी हो गई, चाल कितनी है साथियों, चाल की अगर बात कर दिया, समय कितना है 27 सेकंड और चाल कितनी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/18 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। देखिए 3 नीम 27, 3 छंग 18 हो गया, 2 से कट कर दें साथियों इसको, या 3 से, 3 दूना 6 और 3 तिया 9 हो गया,
2 से कट करेंगे साथियों यहाँ पर आपका 50 आ जाएगा और ये आपका यहाँ पर कितना आ गया 5 आ गया, नीचे का तो सारा कट गया। इसकी कैलकुलेशन करा लीजिए, 5 पंजे 25 यानी कि 250 तो यही हो गया साथियों, 250 गुणा 3 750 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा 750 ये आ गया, बराबर के उधर 350 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 750 में से 350 जाएगा तो 400 बचेगा, यानी कि 400 मीटर दूसरी ट्रेन की लंबाई है। और यही आपसे पूछा गया था दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 400 होगी। तो 400 आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 760 है ना। ऑफ सीजन में इसे 720 में बेचा गया है। वस्तु पर छूट का प्रतिशत साथियों आपसे पूछा जा रहा है कितना यहाँ पर हो सकता है। देखिए साथियों यहाँ पर अगर बात करें, बहुत सिंपल सा बहुत साधारण सा क्वेश्चन, अंकित मूल्य 760 है, एक सीजन में इसको कम का बेचा गया, 760 से 720 का बेचा गया, तो कितने कम का बेचा गया है ये एक बार आप लोग यहाँ पर इसको देख लीजिए। 8 आएगा, ये 5 हो जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि 38 रुपए कम में बेचा गया। तो 38 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कराइए, नीचे यहाँ पर पहला वाला मूल्य लिखिए। कौन सा वाला साथियों, ये वाला है ना, 760 वाला। चलिए अब इसको कैलकुलेट करा लीजिए साथियों। मेरे हिसाब से 38 दूना साथियों होता है, 2 से कट करेंगे 5 आ जाएगा, यानी कि 5% की छूट का प्रतिशत निकलेगा। और यही आपका साथियों बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सरिता को 720 अंक अर्जित करने की उम्मीद थी, मतलब उसे ऐसा लगता था कि 720 अंक उसके आ सकते हैं, 720 उसके मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन उसे 675 अंक मिले, यानी कि कम अंक मिले। उसने जो उम्मीद की थी उससे उसे 5% कम अंक मिले। तो यहाँ पर 5% की वैल्यू हमें पता है क्या, इसका अंतर निकाल दो, कितना आएगा साथियों। अरे भाई 25 इधर हो जाएगा और 20 उधर हो जाएगा, 45 हो जाएगा, यानी कि 5% की वैल्यू 45 है। तो 100% की वैल्यू साथियों कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 45/5 गुणा 100, है ना। 5 से कट करेंगे तो कुल मिला के 900 आ जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं 900, देखिए अब 90% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक अर्जित करने चाहिए। 100% की वैल्यू साथियों कितनी है, 900 है। 90% की वैल्यू आपको बताना है क्या हो सकती है। देखिए 900/100 ये 1% की वैल्यू आ गई। 90% की वैल्यू निकालने के लिए गुणा कर दीजिए 9 से, 20 से 9 20 810 आ जाएगा, यानी कि 810 आपका जवाब हो जाएगा। 90% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक अर्जित करने चाहिए, 810 करने चाहिए। तो सही जवाब आपका सी होगा। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर, ये 81 पाई है साथियों, 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई आपसे यहाँ पर साथियों पूछी जा रही है। देखिए मेरी एक बात सुनिए, अगर आपको कभी भी शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा हो और इसकी ऊंचाई दे रखी हो और इसकी तिर्यक ऊंचाई पूछी जा रही है तो बहुत आसान है साथियों। कैसे आसान है, देखिए तिर्यक ऊंचाई का एक सूत्र मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तिर्यक ऊंचाई है ना, तिर्यक ऊंचाई की यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों तो क्या होता है, अंडर में r² प्लस h²। अच्छा h² तो आपके पास है, r निकालना है। r कैसे निकालोगे, r यहाँ से निकालोगे। शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है साथियों, πr² होता है। और πr² कितना, यानी कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको 81 पाई दे रखा है, समझ गए। चलिए तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² बराबर कितना है, r² बराबर 81 है। तो जाहिर सी बात है r बराबर 9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साथियों r का स्क्वायर बराबर ये क्या है 81, ये 9 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, r बराबर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर फिट कर दीजिए r का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों, 81 हो जाएगा, ठीक है। और 18 यहाँ पर आ जाएगा, h 18 ही तो ऊंचाई, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। इसको जब आप जोड़ोगे, ये प्लस है, इसको जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 504 405 आ जाएगा, ठीक है ना, 405 आ जाएगा तिर्यक ऊंचाई। अब इसको साथियों इस प्रकार से आपको निकालना होगा, है ना। 5 से अगर कट के 5 × 40, 5 × 5, 9 से अगर कट 9 × 81, फिर से 9 से कम 9 का, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपका, 5 × 9 आ जाएगा। अच्छा 9 2 बार लिखा है, 9 तो एक बार बाहर आ जाएगा, लेकिन 5 अंदर ही रहेगा। तो मैं कहूँगा इसकी तिर्यक ऊंचाई 9√5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और 9√5 सेंटीमीटर कहाँ पर है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।